स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के एलएनसीटी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन जय नारायण चौकसे जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका ये शिक्षा प्रेमी तो वो हैं ही हैं, साथ में सतत बराबर वो प्रयासरत हैं कि कैसे भी शिक्षा को बढ़ावा मिले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका यह न्यूज़ चैनल आप बहुत आगे बढ़े। सर, कैसे देखते हैं एलएनसीटी की जब शुरुआत की थी उस समय, आज के 2.5 दशक पहले, तो क्या सोच थी उस समय आपकी इस ग्रुप के बारे में, शिक्षा के बारे में? देखिए, मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक। वैसे मैंने 16 साल स्टेट बैंक में नौकरी की है। नौकरी करते करते मैं बिल्डर बन गया, और फिर उसके बाद आपको पता ही है, जब आदमी के पास पैसा आता है तो वो पावर की तरफ भागता है। तो मैं भी नेताओं के चक्कर लगाने लगा। उसी बीच मेरी मुलाकात अर्जुन सिंह जी से हुई। उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे पूछा कि तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, क्यों नहीं खोलेंगे। तो मैंने 90 में बैंक से रिजाइन कर दिया था, और ये घटना है 92 की। तो उन्होंने कहा एक शर्त है। मैंने कहा क्या सर? बोले एआईसीटी के नियम के अनुसार स्टेट की एनओसी चाहिए, और उस समय यहाँ पर स्टेट में बीजेपी का शासन था, पटवा जी मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा सब मिल जाएगी एनओसी। उन्होंने कहा, मैंने एप्लीकेशन लगाई स्टेट में, पटवा जी के पास गया। मैंने कहा सर, प्रदेश में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव मिला है, आपकी अनुकंपा हो जाए तो अपन प्रयास करें। अरे बोले एप्लीकेशन लगा, और उन्होंने मुझे 4 दिन में मुझे एनओसी दे दी। 93 में मिल गया परमिशन, और कॉलेज शुरू हो गया। पटवा जी ने बहुत सहयोग किया, इसमें दो मत नहीं। उनके कारण प्रदेश का पहला एनओसी उनके द्वारा जारी हुआ। उसके पहले नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्टेट एनओसी जारी नहीं करता था, केवल साउथ इंडिया में ही वहाँ की स्टेटें एआईसीटी के लिए एनओसी जारी करती थी। और जब पहला 93 में खुल गया, तो उसके बाद तो पूरे नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट ने एनओसी देना शुरू कर दिया, और शुरुआत हो गई। सर, आप 32 वर्षों से सतत बराबर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, आपको दिशा और आपकी कार्यशैली काम करने का जो तरीका है, वो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? तो मैंने पहले ही बताया ना कि मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक। ओहो, अच्छा। तो वो तो ये शिक्षा का क्षेत्र चुनने का अवसर मुझे उनकी प्रेरणा से मिला। वैसे एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया था, चौकसे जी आपकी कम्युनिटी तो दारू बनाने की है ना? ये बड़ा सवाल है। तो मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा सर, ई फॉर एक्साइज होता है और ई फॉर एजुकेशन होता है, मैं एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ूंगा। सर, तकनीकी शिक्षा इस समय बड़ी प्रभावी है। अगर देखेंगे, जब आपने ये कॉलेज शुरू किया था, ये संस्थान शुरू किया था, उस समय बीए, एमए एक नॉर्मल कोर्सेज हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती गई, तो तकनीकी का बड़ा प्रभाव यहाँ पर हुआ है। तो तकनीकी को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये युग है ना, इस समय ये कल युग है, जिसको कल माने अभियंत्री उनका युग है, और टेक्निकल एजुकेशन उसका एक पर्यायवाची है। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत तेज़ी से विकास हुआ, और पूरे देश में आप 93 के बाद 2500 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जो कि कल्पना के बाद। जिस समय हमने 93 में यहाँ कॉलेज खोला था, पूरे प्रदेश में 900 सीटें थी। 6 या 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जो गवर्नमेंट के थे, और आज पूरे देश में करीब 8 लाख सीटें हैं। सर, एलएनसीटी और जेएनसीटी दोनों अलग अलग नाम है, ये दोनों नाम का ये थोड़ा सा बहुत सही बात पूछ रहे हैं आप कि एक बार एलएनसीटी खुलने के करीब 8-10 साल बाद की घटना है कि मैं एक सभा में भाषण दे रहा था, बच्चों को समझाइश कर रहा था कि ये एलएनसीटी का मतलब क्या है। तो मैंने उन्हें समझाइश दी कि देखो भाई, एलएनसीटी का मतलब है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम पे खोला गया है, और आज जरूर ये एलएनसीटी एक
अपने आप में पहचान बन गई। पहचान बन गई है। इसी बीच हमारी श्रीमती जी वहाँ बैठी थी। हाँ। वो घर आके बोलती, अच्छा तो आपने अपने भगवान के नाम पे लक्ष्मी नारायण खोला, तो हम भी अपने भगवान के नाम पे जयनारायण इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हाँ। और उसकी शुरुआत हो गई, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। अच्छा। तो उसके भी 4-5 ब्रांच खुल गई। और LNCT मुझे पूरे 17 इंजीनियरिंग कॉलेज की परमिशन मैंने AICTE से ली, 17, जबकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की परमिशन। और 17, उस समय तो हर कॉलेज में साल में 2 बार इंस्पेक्शन होता था, तो आप ये समझिए कि साल में 34 इंस्पेक्शन में कराता था। और एक बहुत डिफिकल्ट वर्क था, क्योंकि कॉलेज अलग अलग जगह थे। बिलासपुर में 2, इंदौर में 5, ग्वालियर में 4, ऐसे अलग अलग जगह के थे। यहाँ भोपाल में 5 ऐसे कॉलेज थे, तो उनको जबलपुर में 1। तो ये बड़ा टास्क था आपके लिए। मगर मुझे लोगों ने सहयोग किया। मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए उनके कारण मैं आगे बढ़ा। और मेरा सिद्धांत भी है कि जिसे एक बार जोड़ लो, जिसके साथ एक बार बैठ जाओ, उसे ज़िंदगी भर निभाओ, और मैं निभाता हूँ। सर, अगर बात करें स्किल बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में, दोनों में आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक स्किल तो 100% अनुभव से, और वैल्यू आपके अनुभव के आधार पर नापी जाएगी कि आप में कितना समर्थ है, कितना आपने उसको ज्ञान प्राप्त किया है। ये दो में इतने अंतर है, बस, और कुछ नहीं। आप केवल एक ज्ञान प्राप्त कर लें और उसका कोई अनुभव प्रयोग ना करें तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। आपने पढ़ लिया अपने पास रख लिया। जब उसको आप प्रयोगात्मक रूप से उसको फील्ड पे उतारेंगे, तब आपकी वैल्यू बनेगी और आप वैल्यू हो जाएंगे। ये ऐसे ही सब जगह है। अकेले चले और कारवां बनता गया। 32 साल का सफर आपने तय किया है। सब सर, चुनौतियां भी आई होंगी जीवन में? बेहिसाब चुनौतियाँ, ऐसी चुनौतियाँ कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसी चुनौतियाँ हासिल वो की हैं। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं एक आध बार पहले भी बोल चुका हूँ। जब पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो उस समय कोई नियम कानून कायदे नहीं थे कि कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा। ये तय हुआ कि स्टेट ने तय किया कि भाई आपको 50% सीटें, 180 सीट का पहला कॉलेज खुला था, 3 ब्रांच का। 90 सीटें उसकी फ्री थी, जिसकी फीस थी 9,500 रुपये, और पेमेंट सीट की फीस थी 37,500 रुपये। मुझे 90 सीट मेरे पे अलाट कर दी गई और पेमेंट सीट दी नहीं गई। फिर मैं उसके लिए मैंने डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को कहा, चिट्ठियाँ लिखी कि साहब बिना पेमेंट की सीट के कॉलेज चलाना असंभव है, क्योंकि ये नो एड नो ग्रांट का कॉलेज है। कोई एड नहीं मिलेगा, कोई ग्रांट नहीं मिलेगी, इस शर्त पे ये कॉलेज खुले हैं। और जब तक पेमेंट सीट नहीं होगी, पैसे देने वाला लड़का नहीं होगा, तो कैसे कॉलेज चलेगा। मेरी बात तो 2-3 बार सुना नहीं गया। महीने भर बाद मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि 90 सीट खाली हैं। एक दिन में 90 सीट भर गई, क्योंकि कॉलेज नहीं थे ना, प्राइवेट। अब बच्चे बड़े उत्साह है। कुछ अधिकारियों को मेरी बात पे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको परमिशन लेना चाहिए। मैंने कहा मैंने 3 चिट्ठियाँ लिखी, तीनों चिट्ठियाँ ले जाके दिखा दी। उन्होंने दूसरा एडवर्टाइजमेंट कर दिया और 60 सीट भर्ती कर दी। 60 सीट मुझे और दे दी। अब मुझे ये कहने लगे कि ये 60 सीट रखो और 90 सीट को हटा दो। इससे मुझे कोर्ट कचहरी से अप्रूव कराना पड़ा, तब जाके वो कॉलेज आगे सब। मैंने कुछ चीज़ें तय की हुई हैं। पहला, अनुशासन बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कॉलेज में नकल नहीं होने दी। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया, जितने हमारे UFM बने होंगे पूरे इंडिया में किसी कॉलेज में नहीं बने होंगे, क्योंकि हम नकल नहीं करते। आज हमारे तीसरी चीज, लड़के को बिना पढ़े में डिग्री नहीं लेने दूंगे। 80% 90% अटेंडेंस नहीं है तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा, और नहीं बैठने दी। उसका रिजल्ट ये है, आज LNCT में 100% अटेंडेंस होती है, लड़का आता है और 100% प्लेसमेंट प्राप्त कर रहा है। क्या बात है। उस अनुशासन का। एक बार क्या हुआ कि मैंने कहा कि बस कंपलसरी की, क्योंकि कॉलेज थोड़ी दूर खोला गया, शहर के बाहर था। तो कुछ बच्चे अपनी गाड़ियों में, कुछ कारों में आना शुरू कर दिए। एक आध छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो गए। मैंने कहा नहीं, कंपलसरी बस, चाहे आप बगल में रहते हो तो भी आपको बस से आना है। उसका विरोध किया। मैंने कहा कंपलसरी मैंने ड्रेस की, उसका विरोध किया लोगों ने। हमारे यहाँ 26 दिन की हड़ताल हो गई।
मैंने पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आपके बच्चे बोलते हैं कि हम अपनी गाड़ियों से आएंगे और यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत से प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को समझाइए। उन्होंने बच्चों को समझाया। आज कंपलसरी है, उसका देखा देखी तो पूरे प्रदेश में हर कॉलेज में ड्रेस हो गई, हर कॉलेज में बस सर्विस शुरू कर दी। अच्छा। तो ये हमने कुछ उदाहरण तो प्रस्तुत की और कई चीज़ों में हम हमेशा प्रथम रहे हैं। तो पहला कॉलेज खोलने का मौका मिला पूरे नॉर्थ इंडिया का, सबसे अधिक सीटें हमारे कॉलेज में हुई। ऐसा कोई काम नहीं है जो सबसे पहले हमने न किया हो। तो इस चीज़ को बनाया और इससे हमारी ख्याति बैठी और हमारा गुडविल बन गई और आज एलएनसीटी के 50,000 बच्चे निकल गए हैं और करीब करीब विश्व के 90 देशों में हमारे बच्चे हैं। जो छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा, मज़ेदार है। मैं करीब 10-12 साल पहले चाइना गया था, तो वहाँ पे मेरे जैसे बच्चों को पता चला कि, तो वहाँ तो 2-3 बच्चे थे वहाँ सर्विस कर रहे थे चाइना में। उनको पता चला कि जोशी जी आए तो मुझसे मिलने आए, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 600 किलोमीटर से। मैंने उनसे पूछा, यार तुम इतनी दूर से मिलने क्यों आए हो? मैंने तो तुमको बुलाया नहीं। अरे बोले सर, हम आपके कारण तो यहाँ आ गए, इसलिए आपको हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो वो जो सुख मिलता है ना, वो कभी पैसे से नहीं मिल सकते। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने संस्थाओं के पैसे को अपने ऊपर कभी उपयोग नहीं किया, कभी नहीं, आज तक। 32 साल आया वहीं लगाते चले, वहीं लगा। भाई एक कॉलेज से आज 45 कॉलेज हो गए हैं, तो ऐसे हो जाएंगे। तो पैसा वहीं का वहीं लगाया, तभी तो कॉलेज बढ़ गए। तो ये दूसरों के लिए शिक्षा भी है आपकी, जो लोग भी योग सोचे। हाँ, यहाँ इस कॉलेज से मुझे एक बहुत बड़ा, मुझे नाम भी मिला, मुझे यश भी मिला, मुझे सम्मान भी मिला। ये जरूर है, पैसे कमाने के लिए मैं कॉलेज में। सर, जयनारायण चौकसी जी को राजनीति रास नहीं आई क्या? नहीं, राजनीति रास आई। राजनीति रास आई, राजनीति में मैंने कोशिश की। हाँ। पर जो मेरा ये क्षेत्र था ना, देखिए क्या होता है राजनीति में, आदमी कॉलेज में आने के कारण लोगों ने सोचने लगे कि पैसे वाला है। हाँ। तो पैसे देने वाले को आदमी अपने साथ राजनीतिक आदमी कैसे जोड़ेगा? वो उसको तो मालूम है कि ये हमारा मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि राजनीति में उनके साथ पड़े। मैंने कांग्रेस में भी काम किया, बीएसपी में भी काम किया और बीजेपी में। तो मैं संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ। मैं 11 साल की उम्र से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परम आदरणीय गुरुजी के साथ भी मुझे 2 दिन बैठने का मौका मिला है। हमारे माननीय क्या कहते हैं सुदर्शन जी मेरे जन्मदिन पर दो बार मेरे कार्यक्रमों में आए। मोहन भागवत जी से मेरे अच्छे संबंध रहे, सब ने मुझे सहयोग किया। मैंने अभी इस साल मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है, काऊ मैनेजमेंट पर MBA करना। अच्छा। काऊ मैनेजमेंट में कहीं आपने MBA नहीं सुना होगा। हाँ। पहला कोर्स मैंने इस साल। तो इसमें स्कोप है क्या लाइफ में? बहुत ज़्यादा स्कोप। यदि मेरा जो अभी रिसर्च है, ये रिसर्च है, मैंने कुछ चीज़ें काऊ मैनेजमेंट पे अपने शोध कराया है। काऊ के 1 किलो गोबर से आप 80 किलोमीटर मोटर गाड़ी चला सकते हैं। और गाय का हड्डी है ना, उससे दुनिया की सबसे बेस्ट जिलेटिन बनती है, उससे अच्छी जिलेटिन कोई होती ही नहीं। और एक और शोध में चल रही है पूरी, गाय के जो गाय मृत हो जाती है, उसके 1 किलो मांस से आप 20 एकड़ जमीन को खाद बना सकते हैं। माइक्रो, ये गाय के जो उनका वो होता है, उससे 1 किलो मांस से 20 एकड़ जमीन को 1 किलो बीफ से आप। हाँ। अरे नहीं, गाय के जो 1 किलो बीफ है, हाँ, मांस है मृत गाय का, उससे जो आप मेनोर बनाएंगे वो आपको 10 एकड़ या 15 एकड़ जमीन को उर्वरक दे सकते हैं। अच्छा, खाद मिल सकता है। अरे वाह सर, आप मेडिकल शिक्षा में भी हैं और शिक्षा तो शिक्षा ही है सर। तो सवाल सर ये है कि मेडिकल शिक्षा के होने के नाते अभी क्या कमी महसूस करते हैं कि अभी अब मेडिकल कॉलेज और भी होना चाहिए देश में? नहीं, सब मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए।
सरकार जो मेडिकल कॉलेज खोल रही है वहाँ स्टाफ नहीं है, उनको व्यवस्थाएं नहीं है। तो स्टाफ सर आएगा मेडिकल कॉलेज से ही आएगा। हाँ, तो जब तो मेडिकल इतने आज की डेट में मेडिकल कॉलेज है वो इतना प्रोडक्ट निकालते हैं कि डॉक्टरों की कमी करीब करीब दूर हो चुकी है। एक मेडिकल कॉलेज खोलने में करीब करीब 300-400 डॉक्टर लगते हैं, 12 से 1800 नर्सेज लगती हैं एक मेडिकल कॉलेज में। और इतने बच्चों को, इतने लोगों को वो करने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज को बहुत सही ढंग से चलाना पड़ेगा। जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होता है ना, वो अर्निंग नहीं कर सकता कभी, क्योंकि वहाँ पर यदि हम पेड पेशेंट आया तो पेड पेशेंट नए बच्चे को अपने ऊपर प्रयोग करने देगा क्या? नई नर्स को इंजेक्शन लगाने देगा क्या? उसके लिए हम पूरे 400 किलोमीटर के रेंज से हमारी 10 गाड़ियाँ लगी हैं, वो लाती हैं मरीजों को, उनको हम फ्री दवाई देते हैं, फ्री खाना देते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, उनका पूरा इलाज करते हैं। तब एक ने प्रश्न कर दिया, जैसे आप भी कर सकते हो कि भैया ये फ्री कहाँ से देते हो? हाँ, मैं करने वाला था प्रश्न। ये जो बच्चों की फीस है, उस फीस का उपयोग हम पेशेंट लाने में। इसमें सवाल और भी है, महंगी है सर शिक्षा ये। प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना महंगा है, थोड़ा सा महंगा इसलिए है कि क्या कहते हैं, जो उनकी बच्चों की फीस है, जो पैसा है, उसी से तो हम पेशेंट ला रहे हैं। अच्छा। उसी से पेशेंट, जब पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर बनेगा कैसे? किसी डॉक्टर के लिए, नए डॉक्टर के लिए जब तक पेशेंट नहीं है उसके पास, तो उसको पढ़ाई का कोई साधन नहीं, केवल थ्योरी पढ़ लेने से थोड़ी डॉक्टर। हमने प्रयोग शुरू किया, हमने बॉडी डोनेशन करने का शुरू किया, और आज पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बॉडी हमारे एलएनसीटी को डोनेट हुई। अच्छा। पहला प्रयोग हमने किया अपने परिवार के लोगों को। सामाजिक सरोकार के काम है सर ये बिल्कुल वैसे ही हुआ ना। आज सैकड़ों लोग पहले से इंडेंट करते हैं कि सब कुछ हो जाए तो मेरी बॉडी। सर इसमें एक सवाल छोटा सा ये है कि लोग आज भी कहीं ना कहीं बॉडी डोनेशन को लेकर थोड़े से उनका, हाँ, उनके हीन भावना के शिकार हैं। ब्लड देने के लिए अभी भी गांव में जाएंगे तो सब आप दे दीजिए, ब्लड कम हो जाएगा। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? क्या देखिए सर, ये ब्लड डोनेशन एक ही चीज़ अभी तक मेडिकल साइंस में ब्लड आर्टिफिशियल नहीं बन पाया है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक इसका प्रयोग कर लें और बन जाए, पर आज तक ब्लड नहीं बन पाया। ब्लड आदमी के उसी से ही मिलेगा, और प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि यदि आप 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक हर 2.5 महीने में भी यदि ब्लड देंगे 200 ग्राम 250 ग्राम, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। तो भ्रांतियां क्यों है ये गांव में ऐसा ही है ना कि इतना ब्लड निकल गया शरीर हमारा कैसे काम करेगा, ये भ्रांतियां हैं। और इसको दूर करने के लिए थोड़ा सा लोगों को समझाइश भी देना। और ब्लड डोनेशन जो कैंप चलाए हमने, उसका बहुत रिजल्ट अच्छा है। हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूल के, कॉलेज के बच्चों ने ब्लड डोनेशन किया। हर कार्यक्रम में हम कोई सामाजिक फंक्शन करते हैं तो उसमें ब्लड डोनेशन लगाते हैं, तो बहुत लोगों को जागृति है। कई लोगों ने तो 10-10 बार तक अभी तक दे दिया डोनेशन। मैंने खुद 22 बार डोनेशन किया। सर एलएनसीटी ग्रुप और जय चौकसे साहब सामाजिक सरोकार के काम अभी क्योंकि बहुत सारा ख्याति मिल गई है, तो निश्चित तौर पर सामाजिक सरोकार के कामों में आप तो क्या क्या ऐसे कौन से काम हैं जो ग्रुप आपका कर रहा है? अभी कुछ शायद कुछ गांव भी गोद लिए हुए हैं। देखिए क्या, सबसे पहले जब इंजीनियरिंग कॉलेज था तब हमने 3-4 गाँवों को कर दिया, वहाँ के किसानों को बुला के उनको कृषि के औजार बनाना, कृषि के संबंध में समझाना, हमारी वर्कशॉप में उनको बनाना, महीने भर की ट्रेनिंग दी। एक बार शुरू में यहाँ पे राजस्व विभाग में उनके कर्मचारियों को कंप्यूटराइज करना था, तो हमने यहाँ के कलेक्टर से उस ज़माने में अपने आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं, अच्छा, अनुराग जी, उनके पास मैं बैठा था। वो किसी एजेंट से बात कर रहे थे कि हमको उनको ट्रेनिंग दिलाना है, तो वो बता रहा था सब मेरे 5 कंप्यूटर हैं, डेली आपको 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट करके 15-15 लोगों को मैं करूँगा, एक आदमी को 45 दिन लगेंगे कम से कम। मैं वहाँ बैठा सुन रहा था। मैंने कहा भाई साहब मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। तो बोले क्या? मैंने कहा साहब आप जितने आपके यहाँ कर्मचारी हैं उनको दे दीजिए, मेरे पास 500 कंप्यूटर हैं। और फिर उन्होंने 3 महीने तक मैं गाड़ी लगाता था कलेक्ट्रेट में, और हमारे आदमी वहाँ जाते थे, और 3 महीने तक पूरा राजस्व डिपार्टमेंट के उस समय के जितने लोग हैं सब कंप्यूटर ट्रेन किया। एक बड़ा रोचक सवाल आपसे जानना चाहते हैं,
प्रेम की, पढ़ाई की और कैरियर की उम्र एक होती है। 16-17 साल के बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। वहीं युवक युवती होती है, वो प्रेम भी करना चाहते हैं, अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं, पढ़ाई भी। सर कैसे करें तीनों चीज़ें? देखिए, मेरा ये कहना है, एक समय में एक काम कीजिए। तो जब आप पढ़ने बैठे हैं ना, तो केवल पढ़िए, दिमाग से नहीं जाता करिए। खेलना, यदि आप खेल के मैदान में तो केवल खेल, दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। और यदि आपने जिस दिन ये सोच लिया कि मैं एक समय में एक काम कर, मैं सब बच्चों को हमेशा ही सिखाता रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ कि एक समय में एक काम करो। पढ़ने जब आप क्लास में हो तो ये सोचो कि टीचर और तुम, तीसरा कोई है ही नहीं। हमारे बगल वाला बैठा है, उसको मत देखो कि वो क्या कर रहा है, तो टीचर और अपने आप को। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे बच्चों। सर उम्र तो वही है, वही उम्र सर प्रेम करने की है, दोस्ती करने की। भाई प्रेम करने का जब समय मिलेगा तब प्रेम करना ना, क्लासरूम में थोड़ी प्रेम करना है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि प्रेम की परिभाषा हर जगह अलग अलग। भाई प्रेम आप माँ बाप से भी करेंगे ना, अपने दोस्तों से भी करेंगे। कोई जरूरी है कि लड़की से किया गया भी प्रेम कहलाए? प्रेम तो माँ बाप से किया गया सबसे बड़ा प्रथम। और मैं ये चीज़, आपको क्या राय है, इन लोगों की क्या दिशा है इनके लिए देंगे ये बच्चों को, जो आजकल ये सब हो रहा है, बहुत सारी चीज एजुकेशन पर थोड़ा सा डिपेंड नहीं है, मतलब देखिए एजुकेशन, मैं अभी पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि यदि एजुकेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जब आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ो, दूसरी बात ही मत करो। आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आपको समय है। और मैं तो शुरू में ये बोलता हूँ, देखो भाई तुम लोग 4 साल के लिए यहाँ आए हो, किन्हीं गलतियों से आए हो। तुमको तुम्हारा IIM में नहीं हुआ, में क्या कहते हैं उसमें नहीं हुआ, MIT में नहीं हुआ, बड़े कॉलेजों में नहीं हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, तो प्राइवेट में आए हो। सर अभी MP गवर्नमेंट ने संदीपनी CM राज स्कूल खोले हैं, संदीपनी खोला था, संदीपनी नाम बदल दिया, ऐसे कैसे देखते सर? इससे कुछ संभावना बनेगी कि शिक्षा में सुधार आएगा? देखिए उसमें नेचुरली होशियार बच्चे जाएंगे, पूरे प्रदेश के काम तो बढ़ेगा। और एक नेचर है हमारे समाज का, एक बिल्डर है, मकान बहुत अच्छा मकान बना रहा है, उसका उसी के बगल में हाउसिंग बोर्ड या BDA कोई मकान बना रहे, मालूम है कि उसका ठेकेदार बेईमान है, उसका वो बेईमान है, उसके बावजूद भी मकान आप कहाँ लोगे? हाउसिंग बोर्ड से। उसी तरह की आप समझ लीजिए आगे की सोच लोगों के कि संदीपनी खुल रहा है तो अरे बेस्ट कॉलेज, हालांकि वहाँ पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा, उससे अच्छे टीचर आपके प्राइवेट में है, पर वो वहाँ भेजना है। तो जो पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, अब जहाँ मजबूरी है प्राइवेट में, गवर्नमेंट ने कोई एड ग्रांट नहीं है तो वहाँ तो पैसे देना पड़ता, इसलिए जो सामर्थ्यवान पेरेंट्स हैं वो तो पैसा लगा के अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़। सर आज के युवाओं को क्या संदेश देना, आखिरी सवाल है हमारा ये। सर हम तो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी में सफल होने के 2-3 मंत्र हैं, मैं दे देता हूँ। पहला मंत्र, जो काम कर रहे हो सोचो कि इससे अच्छा काम दुनिया में नहीं। दूसरा संदेश, एक समय में एक काम करो, जब पढ़ रहे हो तो केवल क्लास टीचर होना चाहिए, खेल के मैदान में हो तो केवल खेल होना चाहिए। दूसरा कोई भी काम कर रहे हो, दोस्त यारी के साथ बैठ के मौज मस्ती कर रहे हो तो दुनिया भूल जाओ कि माँ बाप कौन क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा, वही करो। ये तीसरा संदेश मेरा ये कहना है कि जीवन में अपने को लक्ष्य को निर्धारित करो, उसको प्राप्त करने की। मैं आपको एक बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। मेरे से एक क्लास पीछे एक बच्चा पढ़ता था, पूरे स्कूल में वो फेमस हो गया कि हर बुक में वो P लिखता है, अपनी हर कॉपी में P लिखता है। तो लोगों ने तो पूछने की कोशिश की क्यों लिखता है P, किसी को बताता नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि वो लड़का उसी स्कूल का प्रिंसिपल बना, तब उसने बताया कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहता। मतलब अपने उद्देश्य को तय करो और उसको पाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हो, आप निश्चित रूप से सफल होगे यदि आपने ध्येय तय कर लिया है, तो बाकी सब चीज़। हमारे साथ थे LNCT ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन जय नारायण चौकसी जी, और साफ तौर पर जिस अच्छे शब्दों में उन्होंने एक व्याख्यान किया और कहा कि सफलता अब तभी मिलेगी जब आप एक काम को एक बार में करेंगे। मतलब आप अगर खेल के मैदान में हैं तो खेलिए, क्लासरूम में है तो पढ़िए। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपने ठान लिया
कि आपको जो बनना है वो बनकर रहेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपको भी नमस्कार और आप स्वदेश के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।